आकाश में एक धुंधला सा फजी सा एक ऑब्जेक्ट दिखा जिसके पीछे एक पूंछ भी थी। तो राजा का तख्ता पलट हो गया और दूसरी जगह कहीं पे कुछ अच्छा हो गया। कुछ अजीब है ना। पाश्चात्य काल की न्यूज़ है, बहुत पुरानी न्यूज़ है कि एक आकाश में तारों के बीच में एक ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि बहुत फजी सा है, धुंधला सा है और उसके पीछे एक पूंछ है, टेल है उसकी एक, और वो जैसे गुजरता हुआ दिखता है, आकाश में दिखता है। तो एक राजा जब देखता है या उसकी प्रजा जब देखती है तो वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है, तो उनको लगता है ये अशुभ है। और कहीं दूसरे राज्य में ये उनके लिए अच्छा होता है तो उनको लगता है ये शुभ है। और वही जो ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमेट या धूमकेतु। और आज तो हम उसको स्टडी भी करते हैं। और अभी 2023 A3 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फोटोग्राफी के लिए होड़ मची हुई है चारों तरफ कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इवन फोटोग्राफी है नहीं, नेकेड आइज क्या ब्यूटीफुल नज़र आने वाला है। ये गजब का ऑब्जेक्ट है, ये सब जगह चर्चा में है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और किस तरह की इसके पीछे की साइंस है। इसकी डिस्कवरी को लेके भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी की स्टोरी है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो वर्ड कॉमेट है, धूमकेतु, इसको समझते हैं। तो धूमकेतु को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ हम रहते हैं पहले उस घर को समझ लेते हैं। हम लोग रहते हैं धरती पे और धरती जो है सोलार सिस्टम का पार्ट है। हमारे सौर मंडल का एक प्यारा सा पेल ब्लू डॉट एक ग्रह है। और पेल ब्लू डॉट जो है हमारा, ये सूरज से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस पर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने कि अगर मिलियंस में जानना चाहो तो 150 मिलियन, और अगर करोड़ों में बात करनी हो तो 15 करोड़ किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। अब ऐसा है कि सोलार सिस्टम जब बन रहा था, सन वॉज हैविंग अ फैमिली, तो उसने अपने ग्रह बनाए, लेकिन कुछ लेफ्ट ओवर रह गए। तो जो रॉकी फॉर्म में लेफ्ट ओवर है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, एक एस्टेरॉइड बेल्ट है। नेपच्यून के आगे जाते हैं तो सन की हीट बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचती, तो लेफ्ट ओवर जो है वो आइस और रॉक की फॉर्म में भी है बहुत सारे। वो 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि जितनी सन और धरती के बीच की दूरी है उसका 30 से 50 गुना डिस्टेंस वहाँ पे है काइपर बेल्ट। वहाँ पे बहुत सारे आइसी ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ धूमकेतु वहाँ से आते हैं। और उसके आगे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, मतलब कि धरती और सूरज के 1000 गुना ज़्यादा दूरी तक स्कैटर्ड डिस्क, वहाँ से भी आते हैं ऑब्जेक्ट। और फिर हमारे सोलार सिस्टम में एक पेरीफेरी बनी हुई है चारों तरफ स्फेरिकल। अब इतनी दूर सन की लाइट तो मतलब ना के बराबर, हीट बहुत कम। तो आइस और रॉक का जो पूरा एक बना हुआ है ना धूमकेतु, वो बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे लेफ्ट ओवर्स हमारे सोलार सिस्टम के। वो कुछ 2000 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस तक फैले हुए हैं। तो ये जो जगह है, ये तमाम जगह है, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं। और ये बहुत पुराने टाइम से है ना, अलग अलग कहानियाँ गढ़ते हुए आ रहे हैं और आज हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आज भी हमने मिशंस भी भेज के समझने की कोशिश करी। कॉमेट जो है, कॉमेट एक लैटिन वर्ड उससे बना है जिसका मतलब होता है हेयरी स्टार्स, लॉन्ग हेयर स्टार्स, मतलब कि बड़े बाल है किसी के, ऐसे कुछ करके। अब ये है कि कॉमेट जो है अलग अलग होते हैं। जो पास से आ रहे हैं वो 20 से 200 साल तक में वापस रिपीट हो जाते हैं। मतलब काइपर बेल्ट वगैरह या फिर जुपिटर के आसपास भी कुछ है कहीं ना कहीं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे अभी। तो वो 20 से 200 साल तक के अंदर वापस हमारे को दिख जाते हैं। लेकिन जो ऊट क्लाउड से आते हैं, जो 2000 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक आते हैं, 2000 लॉन्ग पीरियड, वो हज़ारों साल बाद दिखते हैं हमारे को, हज़ारों साल। जिस कॉमेट की आज बात होने वाली है ना, जो हाईलाइट है, वो लगभग 90,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। मतलब वापस देखना इज़ नॉट पॉसिबल इन अपकमिंग लाइफ टाइम्स एज वेल। तो इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। अब इनकी जगह तो हमें पता लगे कि चलो ये यहाँ से आते हैं। अब ऐसा है कि कॉमेट होता क्या है। कॉमेट एक बॉडी है जो कि स्काई में एक फजी सा डॉट है, वो मूव कर रहा है बैकग्राउंड स्टार्स के। अगर हम देखते हैं तो बैकग्राउंड स्टार्स है अपनी जगह और ये मूव कर रहा है और इसके पीछे एक टेल सी बनती है। तो ये फजी क्यों है और टेल क्या है, ये हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखते हैं हम लोग पहले और फिर आगे चलते हैं। कॉमेट बेसिकली एक बॉडी है जिसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, वो रॉक और आइस की फॉर्म में होगा। अब रॉक और आइस की फॉर्म में, तो रॉक तो हमें अंडरस्टूड है, आइस जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। आइस हो सकती है फ्रोजन वाटर, हो सकता है फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
तो इस तरह की जो है वो आइस उसमें होती है। अब वो जो आइस है जब वो हीटअप होती है, अब हीटअप होने के बाद में क्या होता है, आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जब ये होता है तो उसके चारों तरफ एक इन्वायरमेंट सा तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं कोमा। बिल्कुल, उसका जो पूरा कोमा तैयार होता है। अब जो कोमा है वो बेसिकली लगभग हमारी अर्थ जो है 12,756 12,756 किलोमीटर डायमीटर है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 से, इतना बड़ा भी हो सकता है। इवन एक कॉमेट था, हम्स नाम था उसका, HOLMES। ये जो कॉमेट था इसका डायमीटर कितना था, इसका जो अगर हम कॉमा देखते हैं पूरा, वो कॉमा था सन के डायमीटर का जितना, 13,92,000 किलोमीटर। मतलब कि इतना ज़्यादा सब्लिमेशन हुआ कि वो पूरा कॉमा बन गया सन का जितना, सोचो आप। और कॉमेट का जो न्यूक्लियस है जहाँ से सब्लिमेशन शुरू होता है वो तो आप मानोगे नहीं कि यार कितना छोटा सा होता है, 10 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक का इतना ही होता है। कुछ है जैसे हेल एक कॉमेट है, वो लगभग 60 किलोमीटर का उसका है न्यूक्लियस। एक सारबट करके एक कॉमेट है जिसका 100 किलोमीटर का न्यूक्लियस है, पर रेयरली बहुत बड़े होते हैं, अदरवाइज 10 से 16 किलोमीटर तक की इनकी रेंज होती है, इसी के अंदर सिमट जाते हैं। न्यूक्लियस जो है उसको लेकर के एक बात और आएगी, वो थोड़ा सा हम आगे जाके समझेंगे कि कॉमेट को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इनसे लाइफ भी आती है और लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इसका भी अभी हम छोटा सा एक सेगमेंट भी रखेंगे। अब हम पहले टेल को समझ लेते हैं कि हमें पता लगा एक न्यूक्लियस है, सब्लिमेशन हो रहा है तो कॉमा भी बन रहा है। अब एक टेल क्या होता है, जब कॉमेट सन के पास की तरफ आते हैं तो हीट से क्या होता है कि सन में से हमारे ना उसको है ना अल्ट्रावायलेट मिलती है, रेडिएशन मिलता है। तो रेडिएशन के कारण उसके जो है ना वो चार्ज अप होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो क्या होगा, तो उसके अंदर एक आयनाइज्ड टेल बनेगी। तो वो एक मतलब गैस की आयन टेल बनती है पूरी की पूरी, जो वो अपोजिट साइड में होती है सन से, तो वो एक टेल बनेगी। फिर दूसरा क्या है, एक है ना सोलार विंड जो है ना उसका प्रेशर भी होता है, उस प्रेशर के कारण उसके डस्ट पार्टिकल्स की भी एक टेल बनती है। तो बिल्कुल सीधे नहीं जाकर के थोड़ा सा एक एंगल पे जाती है, क्योंकि प्रेशर से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक हमारे पास में आयन टेल हो गई, एक हो गई डस्ट टेल। तो ये दो पूंछे उसमें दिखती है। लेकिन अगर मान लो कॉमेट जिस जगह से जा रहा है, धरती उस प्लेन से निकली, तो धरती को एक टेल दिखती है, धरती पे रहने वालों को एक टेल दिखती है जिसको बोलते हैं एंटी टेल, विच इज़ वेरी यूनिक इटसेल्फ ओनली। क्योंकि एंटी टेल मतलब कि सन की तरफ जाती हुई एक टेल दिखे। सोचो सन की तरफ से तो प्रेशर लग रहा है सारा, चाहे आयनाइज्ड फॉर्म में हो चाहे फिर अपने सोलार विंड का जो प्रेशर हो, तो वो अपोजिट साइड ही होना चाहिए। पर सन की तरफ, क्योंकि हम उस प्लेन से निकल रहे हैं, तो ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हमारे को एक डस्ट टेल निकलती हुई दिखती है जो कि सन की तरफ जाती है, बिकॉज वी आर इन द प्लेन। तो इस तरह से वो है वो टेल फॉर्म होती है। अब टेल जो है वो कितनी बड़ी होती है, टेल बहुत बड़ी हो सकती है, विशालकाय टेल भी हो सकती है। विशालकाय मतलब कितनी, देयर वाज अ कॉमेट याकुटाके एंड तन्मय सर जो कि तन्मय अमेजिंग स्पेस के फाउंडर है, मेरे गुरु हैं, उन्होंने एक कॉमेट देखा था। और ही ऑलवेज से कि पारस व्हाट एन अमेजिंग कॉमेट इट वाज, ब्यूटी, इट वाज लिटरली ब्यूटी। 500, सिर्फ 500 किलोमीटर नहीं, 500 मिलियन किलोमीटर जितनी बड़ी उसकी टेल थी। अब सोचो धरती और सूरज के बीच की दूरी सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर है, इतनी बड़ी तो उसकी टेल थी। क्या किस तरह से मटेरियल इजेक्ट हो रहा है, क्या पावर है सन की। तो ये होती है उसकी टेल की कहानी। अब ऐसा है कि जब हम लोग इतना आगे आ ही चुके हैं तो इसको डिस्ट्रॉयर की तरह क्यों देखा जाता है और लाइफ की तरह क्यों देखा जाता है कि लाइफ भी दे सकते हैं। बेसिकली अगर कॉमेट आता है, कॉमेट गिरता है, तो हमें पता है कि उसमें रॉक्स भी है, उसमें सब कुछ है, तो वो हमारे यहाँ पे तबाही ला सकता है। लेकिन लाइफ कैसे ला सकता है, कॉमेट में आइस होती है, वाटर की फॉर्म में आ सकता है। इवन थ्योरीज ये भी कहती है कि हमारे पास जो लाइफ आई है वो कॉमेट से आई है। और जब हमने कॉमेट को स्टडी किया तो कॉमेट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं उसके न्यूक्लियस में। इट इज रियली इंटरेस्टिंग कि एक कॉमेट, एक लेफ्ट ओवर हमारे सोलर सिस्टम का, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अमीनो एसिड है उसके अंदर, मतलब, और इवन आरएनए डीएनए के कंपोनेंट्स भी उसके अंदर। मतलब केमिस्ट्री इस तरह की है कि उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को हैबिटेबिलिटी मिले, एक अच्छा वातावरण मिले,
तो इट कैन फॉर्म ए लाइफ। क्या पता, वी आर कमिंग फ्रॉम देयर ओनली, जिसको हमने गौर मतलब अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ माना था। तो इस तरह से, और हमने स्टडी की है, हमारे पास में ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, ये डेटा है मिशंस के थ्रू कि हाँ उसके अंदर इस तरह की केमिस्ट्री होती है। अब ये बात हो गई हमारे पास में, हम कॉमा समझ गए, हम न्यूक्लियस समझ गए, हम उसकी टेल भी समझ गए। अब ऐसा है कि आपको लगता होगा कॉमेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेल होती है, कॉमा होता ही होता है, नहीं, कॉमेट कुछ अलग तरह के भी होते हैं। और इवन जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, उसमें 6%, आप ध्यान से समझना कि जुपिटर और मार्स के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहाँ पे 6% ऑब्जेक्ट जो हैं वो पहले कॉमेट थे, अब नहीं है। क्योंकि कॉमेट बार बार आएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाता है, फिर उसमें सिर्फ रॉक बच रही है, राइट। तो इस तरह के वो वहाँ पर है। 6% ऑब्जेक्ट आज भी जो है वो एक्सटिंक्ट कॉमेट है, कॉमेट एक्सटिंक्ट होते हैं। और इवन कुछ एस्टेरॉइड ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, बिकॉज ऑफ सोलार विंड और प्रेशर, उसके कारण वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो एक्टिव एस्टेरॉइड होते हैं, वो भी कॉमेट के कहीं ना कहीं हमारे पास में आ गए। इवन अब एक और कमाल की बात है, कुछ ऊट क्लाउड के ऑब्जेक्ट जो है उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जैसे इनर सोलार सिस्टम के अंदर रॉक की बॉडीज हो, मतलब कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट के जो ऑब्जेक्ट है उनकी तरह होती है उनकी प्रॉपर्टीज, पर वो आते ऊट क्लाउड से। अब ऐसा है कि सब कुछ है वहाँ पे, पर उसमें टेल नहीं है, उसकी पूंछ नहीं है वो भी कॉमेट। तो उसकी एक श्रेणी दी, MANX, मैंक्स नाम की एक उसकी एक श्रेणी दी कि ये इस श्रेणी के कॉमेट है। ये इसलिए दिया क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की कैट होती है जिसकी पूंछ नहीं होती है, टेल लेस होती है वो, तो उसी के नाम पे दे दिया कि ठीक है कॉमेट है पर इसकी टेल नहीं है, पर वो कॉमेट में ही माना जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इवन टेल से एक और चीज़ है कि जो उसका टेल होती है ना, उसकी डेंसिटी कितनी होती है उसके मटेरियल की, हम देखते हैं ना टेल कितनी खूबसूरत सी नज़र आ रही है, उसकी डेंसिटी इतनी है कि जो एयर आप ब्रीथ करते हो ना, उसकी डेंसिटी और अगर टेल की डेंसिटी को कंपेयर करें तो ये जो एयर है ये मिलियन से बिलियन टाइम्स ज़्यादा डेंस है। सोचो इतनी कम डेंसिटी होती है उसकी। तो ये हमारा कॉमेट है जिसको आप समझ गए होंगे। अब हम एक काम करते हैं, अब जो नया कॉमेट जो हमारे को दिखने वाला है, जनवरी 2023 के अंदर एक कॉमेट की डिस्कवरी होती है और फिर हमारे को कुछ डेटा ज़्यादा खास मिला नहीं, तो हम उसको डिस्कार्ड करने वाले थे कि नहीं यार ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं। और पहले लगा कि एस्टेरॉइड है, 2023 A3 पहले लगा ये एस्टेरॉइड है, लेकिन फिर बाद में कि नहीं नहीं यार ये तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड करने वाले थे। फिर फरवरी के अंदर फाइनली वो हमारे को कंफर्मेशन मिलती है कि नहीं हाँ ये एक कॉमेट है जो कि ऊट क्लाउड से आ रहा है। जब ये हमारे को मिला था, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी 2023 जैन के अंदर, फेब के अंदर, तब ये अर्थ और सन के बीच की जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस है ना, उसके 7 टाइम्स से ज़्यादा इसकी डिस्टेंस थी, मतलब 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज़्यादा डिस्टेंस थी। और अभी 27 सितंबर को ये जो है पेरिहेलियन पे आया। मतलब कि 2 पॉइंट होते हैं कि सन से एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस अफेलियन और एक होता है पेरिहेलियन, मतलब सन के सबसे क्लोज आ गया ये। तब इसकी डिस्टेंस जो है 56 मिलियन किलोमीटर थी, मतलब इतना पास में है, 56 से 57 मिलियन किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस रही। और अब ये हमारे अर्थ के क्लोज आएगा 12 से 13 अक्टूबर के बीच में, मतलब कि ये रहेगा लगभग 7-7.5 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर रहेगा ये। जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब ये 18 मैग्नीट्यूड पे था। मैग्नीट्यूड का मतलब कि जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, तो 6 मैग्नीट्यूड इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी स्टार जिसको हम देख सकते हैं। इससे ऊपर वाले हमारे को नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये था 18 मैग्नीट्यूड पे, तो ऑब्वियसली इसको टेलीस्कोप के थ्रू ही देखना था। अभी जो है ये लगभग 2-3 के मैग्नीट्यूड के आसपास आएगा और बहुत अच्छा विजिबल होगा। अभी ये मॉर्निंग स्काई में दिख रहा है और मिड अक्टूबर से ये इवनिंग स्काई में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नज़र आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। नेकेड आइज भी दिखेगा, बायनोकुलर से तो बेस्ट व्यू है। इफ़ यू वांट टू टेक द फोटोग्राफ्स प्लीज़ डू मोबाइल एस्ट्रो फोटोग्राफी, DSLR एस्ट्रो फोटोग्राफी, उसके थ्रू आपकी जो इसकी टेल दिखने वाली है ना, बहुत ही शानदार। इवन ऐसा है कि अभी तक वी आर नॉट श्योर कि ये कॉमेट कितना ब्राइट दिखने वाला है, मतलब इसको लेके बहुत सारी स्टडीज़ चल रही है, पर 100% ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी दिख सकता है, चांसेस है बहुत ब्राइट दिखने के। इवन ऐसा था कि क्या पता ये एक्सटेंट हो जाए, लेकिन नहीं, सब कुछ बचा हुआ है, तो ये कॉमेट बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब ये शुभ अशुभ की बात नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट साइंस, और अब आपके सामने आ चुकी है साइंस।
तो पहले ऐसा लगता था, जब कॉमेट दिखते थे तो राजा अपने शासन के अंदर बहुत सारे चेंजेस करते थे, सब कुछ करते थे वो। कई लोगों के लिए अच्छा था, कई लोगों के लिए बुरा था। लेकिन आज वी नो द साइंस कि क्या पता हमारे ओरिजिन की कहानी ये हमारे को बहुत अच्छे से बताए और बताता है। और इवन लाइफ और डिस्ट्रक्शन के बारे में भी इसके अंदर काफ़ी कुछ है। मिशंस इसको लेके बहुत सारे प्लान होते रहते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे जिसमें कॉमेट एक्सप्लोरेशन जो है, धूमकेतु को लेके कितने मिशंस किए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप फोटोग्राफ्स लेते हो तो प्लीज़ डू शेयर विद अस, वी विल पोस्ट इट ऑन आवर इंस्टाग्राम, और भी जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम ज़रूर रखेंगे। तो बी रेडी, आप लोग कॉमेट हंटर बनो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा कॉमेट है, इसको लेके कोई अगर स्टडी होती है, सामने आती है, तो विल कम अप विद द वीडियो फॉर श्योर। तो बी रेडी, अच्छा कॉमेट है, ज़रूर देखिए। 2023 A3। चलो मिलते हैं जल्दी, टिल द टाइम, क्लियर स्काइज। थैंक यू सो मच गाइज।